Good morning, class. Today we will discuss the next topic, potential energy and mechanical energy. First of all, let's discuss the potential energy. In our last topic, we have already discussed the different forms of energy. Now, kinetic energy is the form of mechanical energy. We have different forms of energy like kinetic energy, heat, potential energy, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सभी एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. इनमें से हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी जो फॉर्म है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी by the virtue of its position configuration in the same field, or we can say किसी भी बॉडी की हाइट की वजह से, उसकी शेप की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो भी एनर्जी वो अटेन करती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. नाउ here are some forms of potential energy. Battery also contain the potential energy by separating the charge. Gravitational attraction of the masses towards each other and the energy possessed by the stressed or compressed spring. देखिए हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. लाइक a body which is lying on the roof of the building has some potential energy. A water which is stored at some height in dams also have the potential energy. जो डैम्स होते हैं उनमें हाइट पे हम वाटर को स्टोर करते हैं. वाई? दैट्स वाई कि वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी को अटेन कर ले और उसके बाद वो पोटेंशियल एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो है उसकी काइनेटिक फॉर्म में. तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. ये सभी एग्जांपल हैं उसकी पोजीशन की वजह से. नाउ देयर आर सम एग्जांपल ऑल्सो विच आर द एग्जांपल ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन. द कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसकी शेप या फिर उसकी कौन किस डायमेंशन में है वो, या उसकी कौन सी शेप उसने एक्वायर किया. इस वजह से जो भी उसकी एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सबसे पहले एग्जांपल है ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इन अ लोडेड गन द बुलेट इज़ फायर फ्रॉम द लार्ज वेलोसिटी ऑन फायरिंग द गन. देखो जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसमें एक टाइप की एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो उसके बाद जैसे जैसे हमने कोई स्प्रिंग है उसे स्ट्रेच किया और अब मैं उसको रिलीज़ कर देती हूँ, तो आप देखोगे जो आपका स्प्रिंग है वो एकदम अपनी पोजीशन पे नहीं जाता, उसमें थोड़ा सा मोशन होता है. उसमें इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, और कुछ देर मूव करने के बाद, ऑसिलेट करने के बाद वो दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है. तो एक तरह से जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो उस टाइम पे उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी स्टोर हुई है. तो वो एनर्जी जो स्टोर हुई है वो बाद में किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में. सो अ स्ट्रेच्ड बो possessed also the potential energy. So these are the examples of the potential energy due to the configuration. So gravitational potential energy, elastic potential energy, electrostatic potential energy, ये सभी के सभी इसी में आपके potential energy के ही example हैं. Now let's find out the relation for the gravitational potential energy. देखो यहाँ पे हमने एक simple relation find out किया है. When the object is at some height, then what would be its potential energy? So it is the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of earth. एक बॉडी का उसके सरफेस ऑफ अर्थ से अबव जो भी एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. देखो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अब हमने उसको किसी हाइट h पे प्लेस किया है, तो अर्थ से वो कितनी हाइट पर है? h हाइट पर. तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m मास है, h हाइट है. तो यहाँ पे वर्क डन क्या कितना हो गया जब हम उसे a पॉइंट से b पॉइंट पर लेकर गए? दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना हो गया? फोर्स है यहाँ पे वेट के इक्वल, डिस्टेंस हो गया h, तो अल्टीमेटली यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया? mgh. So this work done is stored as potential energy. So at some height when the object is at stored that position, or when the object is attained that position, then the energy possessed by the object is gravitational potential energy. Now let's do the potential energy defined not only for the conservative, is defined only for conservative. yes, last time हमने किया था conservative forces and non conservative forces. जो conservative forces होती हैं वो उनमें से जो potential energy है it is a part of the
potential energy is the part of conservative forces. It is the example of it. तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है. बाकी हमारे पास जैसे ग्रेविटेशनल हो गई कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जीज का एग्जाम्पल है. और हमारे पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं लाइक हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक कंजर्वेटिव फोर्स है. नाउ नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. Now potential energy of the spring is the energy associated by the state of compression and expansion of the electrical spring. Now एक स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये एक स्प्रिंग है और हमने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है. नाउ कंसिडर द इलेक्ट्रिक स्प्रिंग OA. हमारा स्प्रिंग यहाँ तक है, ए पोजीशन तक, ऑफ नेग्लिजिबल मास, एंड द स्प्रिंग कैन बी एक्सटेंडेड अलोंग एक्स एक्सिस ऑन अ पोटेंशियल परफेक्टली फ्रिक्शनलेस स्टेबल. अब हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं. नाउ अब हमने इस केस में उसको कंप्रेस किया है, तो यहाँ पे कंप्रेस में क्या हो गया, द फॉर स्मॉल स्केच और कंप्रेशन स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ. हुक्स लॉ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक. हुक्स लॉ क्या होता है कि जितना ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन होगा उतना ही ज़्यादा हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही वो एक्सटेंड होगा. हुक्स लॉ हम डिटेल में स्टडी करेंगे 7th यूनिट में, यूनिट नंबर 7 में. यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रही हूँ हुक्स लॉ क्या है. हुक्स लॉ का मतलब है हम स्प्रिंग को जितना भी ज़्यादा हम स्ट्रेच करते जाएंगे उतना ही उसमें रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होती जाएगी. तो यहाँ पर आ जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेच और कंप्रेस. तो यहाँ से -F आ गया प्रोपोर्शनल टू x. -F क्या है यहाँ पे, रीस्टोरिंग फोर्स. हमने इसको नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई इट इज़ टेकन एज नेगेटिव. नाउ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट मीन्स स्ट्रेच. तो यहाँ से हमारे पास f का फॉर्मूला आ गया, इट इज़ F इज इक्वल टू kx. हम यहाँ पे k को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, -kx. नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बाय dx. मीन्स अगर हमें कोई स्प्रिंग है, अगर मैंने उसको स्ट्रेच किया और उसको मैं बहुत स्मॉल अमाउंट dx से स्ट्रेच करना चाहती हूँ तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पे जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी. तो वो हमारी जनरली क्योंकि देखो जो स्प्रिंग है वो अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहेगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा, तो हमें अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ता है. दैट्स वाई यहाँ पर हम जो वर्क है वहाँ पे हम नेगेटिव के यहाँ पे कंसीडर करेंगे, -F इंटू dx लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स से अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं. नाउ तो यहाँ से हमारे पास f की जगह हम पुट करेंगे -kx. देखो इस रिलेशन में यहाँ माइनस आएगा, दैट इज़ f इज इक्वल टू -kx. तो यहाँ से आ जाएगा kx इंटू dx. ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया. नाउ अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास k क्या है, k होता है हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज़ -F/x, जिसकी यूनिट है m1 L0 t-2, दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट. तो ये हमारे पास k है. k पे जनरली हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारे पास कोई, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो हमारा जो स्प्रिंग है वो हमारा किस मटेरियल का बना होगा कि आपका जो ईज़िली वो आपका स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाएगा. तो ये सब हम k की वैल्यूज के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. नाउ नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन. हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दैट इज़ dw. अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू x, क्योंकि हम उसे 0 से x तक एक्सटेंड करना चाहते हैं. नाउ kx इंटू dx. तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला उसको यूज़ करेंगे kx dx. तो अब देखो अब k तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर हम उसे लिख सकते हैं. नाउ अब इंटीग्रेट किसको करेंगे, इस फैक्टर को x इंटू dx को. नाउ अब देखो हम x इंटू dx को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ 1 है, इंटीग्रेशन में पावर में हम 1 + 1 करते हैं, मतलब जो भी आपकी पावर होगी उसमें +1 करेंगे, और जितनी भी पावर यहाँ होती है उसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास हो गया x²/2. तो ये हमारे जब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा टोटल वर्क डन, दैट इज़ ½ kx². इट मीन्स यू कैन से दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी
is stored in the potential. This stored as potential energy in the spring. तो ये इतनी हमारी potential energy एक spring में store हो जाएगी. Now यहाँ से हमारे पास potential energy का relation आ गया half kx square. Potential energy अगर position की वजह से होगी that is mgh, और अगर उसकी configuration की वजह से होगी that is half kx square. तो यहाँ से देखो फोर्स और x में आपका ग्राफ भी बना हुआ है. फोर्स और उसमें आपका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, मीन्स हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेच होगा. So this is all about the potential energy of the spring. Now here we discuss the potential energy graph. तो आप देख सकते हो यहाँ पे at a position जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल मिनिमम है. नाउ जब मैक्सिमम स्ट्रेच होता है मतलब एट एक्स या माइनस एक्स, क्योंकि आप स्ट्रेच में आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो कंप्रेस, इसलिए दोनों केसेस के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है. जो ये मैक्सिमम हमने उसको स्ट्रेच किया है एक्स तक, और एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर स्टोर हो रही है उसमें. नाउ आप यहाँ पे ये ग्राफ देख सकते हो, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. देखो अब सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है. तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो इस पोजीशन है ए पोजीशन पर जब आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, इस केस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. इस केस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. अल्टीमेटली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व. अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो काइनेटिक इंक्रीज़ हो रही है. मतलब अगर मैंने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो उस टाइम पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, काइनेटिक जीरो है. अब मैं स्प्रिंग को छोड़ देती हूँ तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज़ होती जाएगी बट काइनेटिक इंक्रीज़ होती जाएगी. तो ये ग्राफ हमें वही रिप्रेजेंट कर रहा है. Now, next is the mechanical energy and its conservation. We can show that the total mechanical energy is conserved if the forces doing work on the system of conservative and net work done of external non-conservative forces zero. मैकेनिकल एनर्जी और इसका कंजर्वेशन का मतलब है कि अल्टीमेटली हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होती है. वही स्टेटमेंट एनर्जी की, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. तो अल्टीमेटली जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होती है. मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स हैं. द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेगेटिव साइन इंडिकेट द मैकेनिकल एनर्जी शोज़ द बाउंड स्टेट. हमेशा याद रखना जहाँ पे भी हमारे पास टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी तो वो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होगी, अट्रैक्टिव होगी, बाउंड स्टेट होगी. आप अपने एटम और आपको आइडिया होगा हमारे एटम्स में भी जो भी आप एटम कंसीडर कर रहे हो या कंपाउंड कुछ भी हमारे एटम कंसीडर कर रहे हो, आपको जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा बाउंड स्टेट में होते हैं. और जितनी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितनी भी अटेन एनर्जी करते हैं वो नेगेटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो जितनी भी एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व करते हैं दैट इज़ नेगेटिव. माइनस जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये नेगेटिव है. इट मीन्स ये बाउंड स्टेट है. तो जहाँ पे भी नेगेटिव टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी इट मीन्स वो बाउंड स्टेट होगी. नाउ एज एनर्जी इज़ माइनस के मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि और हमेशा काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है. तो देखो ये आपने लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है. हम इसमें प्रूव करेंगे कि अल्टीमेटली हमारी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है. हम एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं हाइट पे, अब हम उसे ऊपर से नीचे रिलीज़ करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और ग्राउंड स्टेट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो अल्टीमेटली जो उनकी टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी. तो देखो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh, अल्टीमेटली टोटल एनर्जी इज़ mgh. बी पॉइंट मीन्स इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ mgx, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स. ये रिलेशन यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो. तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी इज़ mgh. एट सी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², मतलब mgh के होगी इक्वल होगी. और ग्राउंड स्टेट पे हाइट जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी इज़ अल्टीमेटली mgh. मीन्स चाहे हम ए पॉइंट कंसीडर करें, बी पॉइंट या सी पॉइंट, तो टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, विल रिमेन सेम, दैट इज़ mgh, mgh एंड mgh. सो यहाँ पे आपके पास सिंपल पेंडुलम का भी एग्जाम्पल है. एक पेंडुलम में देखो
हमारे पास ये जो ए पोजीशन है ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस टाइम पे 0। अब मैं उसको थोड़ा सा पेंडुलम को एक साइड पे डिस्प्लेस करती हूँ मीन पोजीशन पे। जैसे ही वो इस हाइट पर आएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बट काइनेटिक 0 होगी। अब हम उसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो पेंडुलम कैसे वाइब्रेट करता है, इस तरह से, तो वो इस तरह से वाइब्रेट करता रहता है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर मैक्सिमम होगी, काइनेटिक 0 होगी। बट जब वो मिडवे में यहाँ पे पहुँचता है इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जब वो अपोजिट साइड में जाता है अगेन हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है बट यहाँ पे अगेन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इस तरह से ये भी एक आपके मैकेनिकल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ टोटल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। नाउ here we have different forms of energy: heat, internal energy, chemical energy, nuclear energy. Now energy mass equivalence का मीनिंग क्या है? एनर्जी मास इक्विवेलेंस का मतलब है जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एटम है, जब वो हमारा फॉर्म होता है या फिर हमारा कोई एटम मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेक होता है तो उसमें उसका जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास है वो उसकी इंडिविजुअल मासेस से डिफरेंट होता है। तो इसमें अल्टीमेटली जब हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, E इज़ इक्वल टू mc², मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हम जनरली अगर मैं सोचूं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मास को कैसे हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अलग अलग हैं तो वो इंडिविजुअली उनका जो मास होगा जब मैं उनको कंबाइन करके कुछ एटम बनाऊंगी तो उसका जो मास है उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। मींस अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब कंबाइन कर देती हूँ तो उसका मास वहाँ पे कम हो जाता है। तो वो जो हमारा मास डिफरेंस आया है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग थे बट अब वो कंबाइन स्टेट में हो गए हैं तो उनका कुछ मास डिफरेंस है। जो वो मास डिफरेंस है वो आपका क्रिएट करता है एनर्जी को, और वही है एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ये जनरली आपके क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसे कौन एक्सप्लेन कर पाया था? क्वांटम फिज़िक्स। फिज़िक्स में क्वांटम फिज़िक्स का मेन रोल है। इवन अब तो एडवांस क्वांटम भी आ गई है बट क्वांटम मैकेनिक्स हमारी मेन है जिसका हर जगह यूज़ है, जो हर फिनोमिना को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकती है और इसने एक्सप्लेन भी किया है। चाहे इसमें आपकी क्वांटाइज्ड हो कि हमारा चार्ज क्वांटाइज्ड है, हमारी एनर्जी क्वांटाइज्ड है कि एनर्जी हमारी पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये सभी हमारे क्वांटम फिज़िक्स ने ही एक्सप्लेन किया है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन कि एक सिस्टम में एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ हियर आर सम न्यूमेरिकल्स। व्हेन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी सेट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव? आपको ये बताना है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। सो ये असाइनमेंट अब आपके लिए है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर एक माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू हम एक क्लास लेंगे, उसके थ्रू मैं इन सब क्वेश्चंस को